आज हम लोग बिलियन का जो अंतिम है तुम्हारा अंतिम जो लेक्चर है जो थ्योरी का होगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें कि और सामान्य मोलर द्रव्यमान, उसके बाद तुमको जो है और सामान्य मोलर द्रव्यमान इसमें पढ़ेंगे। इसमें तुमको कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बेंट ऑफ गुणक, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ। जब हम लोग किसी बिलियन में ऐसे ठोस को विलय करते हैं जो कि एक या एक से अधिक भाग में टूट जाए, या वह बिलियन में जा करके उसके दो अणु एक जुड़ करके एक अणु बना लें, तो इस तरह से क्या होता है कि जो आप देखिएगा जो कि सामान्य व्यवहार ये दिखेगा कि जितना कि हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे फार्मूला चारों और अनुसंख्यक गुण का, उसके फार्मूला से आपको अलग अनुसंख्यक गुण प्रयोग में प्रदर्शित होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब अगर जो अनुसंख्यक गुण होता है वह कण की संख्या के समानुपाती होता है, और आपके कण की संख्या अगर वियोजन या संयुग्मन के कारण टूटने या जुड़ने के कारण जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे अधिक या कम हो रहा है, तो जाहिर है कि अनुसंख्यक गुण का मान भी क्या होगा, वह अधिक या कम उसी के अनुसार प्रतीत होगा। और इसीलिए जो हम लोग फार्मूला के द्वारा जो निकालेंगे, सूत्र के द्वारा जो निकालेंगे, और जो कि हम लोग सूत्र के अनुसार निकालेंगे और एक प्रयोग के द्वारा निकालेंगे, दोनों में क्या आएगा, अंतर प्रतीत होगा। तो यह असामान्य व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि जो कि विलय के अणु है उसके संगुणन मतलब जुड़ने या वियोजन के कारण अणुओं की संख्या में परिवर्तन के कारण जो अनुसंख्यक गुण का मान है वह सूत्र के द्वारा अलग प्राप्त होगा और प्रयोग के द्वारा अलग प्राप्त होता है। तो इन सबों को जो कि अनुपात होता है जिसके हम लोग बेंट ऑफ गुणक से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इस बात को लिख लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा के रूप में, जो मैंने कहा, जब अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठोस को विलायक में घुलाया जाता है तो प्राप्त अनुसंख्यक गुण का मान, प्राप्त अनुसंख्यक गुण का प्रायोगिक मान सूत्र के द्वारा प्राप्त अनुसंख्यक गुण के मान से अधिक होता है। मतलब कि जब वियोजित अपघट्य होगा तो ज्यादा ही अणु आएगा, इसलिए वह बढ़ेगा ही। ऐसा विलय के कणों के वियोजन के कारण होता है। वियोजन के कारण अणुओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। इसके विपरीत जब विलय के कुछ अणु संगुणन के कारण, संगुणन मतलब जोड़ के कारण कम हो जाते हैं तो अनुसंख्यक गुण का मान
सूत्र द्वारा प्राप्त मान से, सूत्र द्वारा प्राप्त मान से कम होता है, मान से कम होता है, प्राप्त मान से कम होता है। तो यह तुमको क्या कहलाएगा? ये एक शब्द जो तुम्हारा हो गया, ये क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा जो है ये विचलन का प्रदर्शित करेगा, जो प्राप्त मान से कम या अधिक होना। यह तुमको, इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक कहते हैं, तो इसका जो अनुपात होता है वेंट हाफ गुणक के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। वेंट हाफ गुणक, वेंट हाफ फैक्टर। किसी अनुसंख्यक गुण के प्रायोगिक मान तथा सूत्र के द्वारा प्राप्त मान के अनुपात को, प्राप्त मान के अनुपात को वेंट हाफ गुणक कहते हैं, वेंट हाफ गुणक कहते हैं। तो वेंट हाफ गुणक आई बराबर क्या हो गया? तो अनुसंख्यक गुण का मान, आई बराबर प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण का मान, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण, प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण बटे सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण, सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण, जो कि सूत्र के द्वारा हम लोग लाते हैं। और चूंकि ये जो तुम्हारा होता है जो अनुसंख्यक गुण होता है, उसमें अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जाहिर है कि ये जो कि विलेय का अनुभार जो होगा, तो वो सैद्धांतिक अनुभार जो कि सूत्र से निकालेंगे, सैद्धांतिक अनुभार विलेय का, मतलब विलेय का बटे प्रायोगिक अनुभार, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, प्रायोगिक अनुभार विलेय का ही। तो ये तुम्हारा दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग वेंट हाफ गुणक कहते हैं। ये दोनों इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जो कि अनुसंख्यक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये उल्टा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कहलाएगा वेंट हाफ गुणक। अब जहाँ तक कि वेंट हाफ गुणक एक बार वियोजन में हम लोग अलग देख सकते हैं और संगुणन में देख सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक संगुणन और व्यंजन के लिए एक व्यंजक भी प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद तुम्हारा जो है एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण दिया हुआ है इस पर, उसको बना लेंगे, जो कि अंतिम ही उदाहरण होगा इसका, इस अध्याय का। तो पहला है तुमको कि किस प्रकार से वियोजन में, किस प्रकार से इसका मान जो है तुमको वेंट हाफ गुणक का मान निकलेगा। वियोजन का जो मान, वियोजन का मात्रा, तो अल्फा से पहले वेंट हाफ गुणक को कैसे रिलेट करेंगे, और अगर उसमें चाहेंगे हम लोग तो उसका वियोजन स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। वेंट हाफ गुणक, वेंट हाफ गुणक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध। तो मान लेते हैं कि एक तुमको अणु है AN, ये टूट के बन गया N मोल बन जाता है Na। प्रारंभिक सांद्रण स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसका A है और इसका 0 है, नहीं है, तो साम्य में सांद्रण, साम्य में सांद्रण कितना हो गया, ये टूट जाता है अल्फा अगर, तो A1 माइनस अल्फा, और तब एक मोल से ये कितना बता, एक ये A अल्फा मोल टूटा तो ये Na अल्फा बनेगा, Na अल्फा ऐसा बनेगा। तो कुल साम्य में कुल अणु, साम्य में कुल अणु, कुल सांद्रण बराबर A1 माइनस अल्फा
प्लस एन ए अल्फ़ा, तो एक कॉमन हो गया और हो गया ए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, ए 1 प्लस एन माइनस 1 गुना अल्फ़ा, ए ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस 1 गुना अल्फ़ा। तो ये वेंट ऑफ गुणक क्या हो जाएगा, देखो ये अणु का संख्या इतना हो गया, तो वेंट ऑफ गुणक तो अणु के ही समानुपाती होता है, तो प्रायोगिक में आपको ये इसके समानुपाती दिखेगा, प्रायोगिक अनुसंख्या गुण। और थियोरेटिकल तो आपने ए दिया था, तो आप सोच रहे होंगे ए के अनुसार, लेकिन वास्तव में अणु की संख्या तो ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा है। तो वेंट ऑफ गुणक जो होगा तुमको 1/2 गुणक आई बराबर हो गया, जो कि तुमको प्रायोगिक में आपको इसके अनुसार अणु दिखेगा, इसी के अनुसार, इसी के समानुपाती होगा अनुसंख्या गुण। और स्टार्टिंग में ए था, तो आई बराबर निकल गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। और जहाँ तक कि अगर इसका साम्य स्थिरांक की बात करेंगे, तो इसका साम्य स्थिरांक अगर लिखना चाहिएगा, तो साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा तुमको क्या चीज़, ए का तुमको ए एन का, ए पर पावर ए के साधारण पर एन पावर बटे ए एन का साधारण, तो इसका साधारण कितना है, एन ए अल्फ़ा, एन ए अल्फ़ा उस पर पावर एन हो गया, एन ए अल्फ़ा इस पर पावर एन बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये तुम्हारा इसका व्यंजक होगा साम्य स्थिरांक का। अगर इसको निकालना है तो साम्य स्थिरांक में क्या होगा, पहले जो कि प्रोडक्ट का साधारण और बटे किसका होगा, बटे रिएक्टेंट का साधारण, जो तुम्हारा ए इसका एन ए, तो इसका इस पर जितना रहेगा इसका जो साधारण है उस पर एन पावर, जितना पावर जो रहता है एन जो आगे है, साम्यावस्था चैप्टर में पढ़ा होगा, उसको भाग कर गुना उसको पावर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ये संगुणन वाला में हो गया, और ये वियोजन में। अब अगर संगुणन में है, अगर संगुणन का मतलब हो गया कि अगर तुमको वियोजन के बजाय जुट जाए, तो एक से अधिक अगर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका मान, तो अगर उसका मान में तुमको जुटेगा, तो अगर उसमें जो है तुमको आई का मान और कम हो जाएगा। तो अब संगुणन में देखते हैं, तो ये तुम्हारा होगा वियोजन में। अब एक देख लेते हैं संगुणन में। संगुणन की स्थिति में वियोजन की मात्रा, संगुणन में तुमको कितना होगा, संगुणन मतलब कि जुट करके बनेगा, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, एन अणु जुट करके एक अणु बन जाए, तो क्या होगा इसका, संगुणन की मात्रा, जिसमें जुटने का बात करेंगे, तो इसमें एन ए अणु से जुट के बन गया ए एन अणु, ये हो गया प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, ये हो गया ए और ये हो गया 0। साम्य पर सांद्रण, ए 1 माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा ए अल्फ़ा बटे एन। साम्य पर मोलों की संख्या बराबर ए 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा बटे एन, तो एक कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे एन, ए 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 बटे एन, तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुमको, ये तुम्हारा आई का मान जब करेंगे तो ए कट जाएगा तुम्हारा, तो आई बराबर क्या होगा तुम्हारा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन, यही हो जाएगा आई का मान आ जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा मान निकल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ दो उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा है। अंतिम 2 उदाहरण ये दिया हुआ है, शायद 2.12 और 13। 2.12 पहले देख लेते हैं।
तो 2.12 है एनसीईआरटी उदाहरण, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर 13 को देखते हैं। तो एनसीईआरटी उदाहरण 2.12, इसमें है कि बेंजोइक अम्ल का बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में डाला गया है और उसके क्या होता है कि बेंजोइक अम्ल का कुछ संगुणन हो जाता है, तो उसका निकालना है कि कितना संगुणन हो रहा है, उसका संगुणन कितना हो रहा है। तो बेंजोइक अम्ल को जब किस में डाला गया है, बेंजीन में, तो उसके कुछ अणु जुट करके, मतलब एक अणु बना लेते हैं, उसके दो अणु या उसका जुड़ करके, तो उसमें निकालना ये है तुमको कि उसके जो दो अणु जो जुट रहे हैं उसके संगुणन की कितनी मात्रा है। तो इसमें जैसे कि पहले तुम्हारा उसके डाटा जो दिया हुआ है तुम्हारा, उसके लिए पहले उसके आधार पर उसमें दिया हुआ है डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है तुमको। डेल्टा टीएफ इजकल टू क्या हो गया, के एफ गुना एम होता है मोललता। तो डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है 1.62, ये ना 1.62 इक्वल्स टू के एफ हो गया तुमको 4.9 बेंजीन का है, मोललता है, ये क्या है तुमको मोललता। तो मोललता में होता है तुमको विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान जो कि 1 ग्राम हो गया बटे अणुभार m गुना बेंजीन का विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो 25 ग्राम है तो इंटू 1000 कर देते हैं। तो इससे आ जाएगा तुमको जो m का मान आ जाएगा, ये जो कि प्रायोगिक रूप से आ जाएगा, ये आता है तुमको 241.98, कितना यही ना 241.98, 241.98 आएगा m का मान। तो ये जो तुम्हारा आया, अब ये जो कि बेंट ऑफ गुणक जो होता था, बेंट ऑफ गुणक होता है तुमको सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रायोगिक अनुभार, प्रायोगिक अनुभार। तो चलो सैद्धांतिक अनुभार निकाल लेते हैं इसका, C6H5COOH इसका फार्मूला होता है, COOH का अनुभार जो सैद्धांतिक रूप से क्या होगा, तो 12 गुना 6 जोड़ 1 गुना 5 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 16 जोड़ 1, तो ये 122 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 122। तो 122 हो गया, तो यहाँ पर इसका मान देते हैं, सैद्धांतिक हो गया 122 और बटे हो गया तुमको 241.98, ये हो गया इसका वैल्यू। अब अगर यहाँ पर दो बेंजीन अणु मिल करके, जहाँ तक किसके वियोजन की संगुणन की मात्रा देखनी है हमने, तो यहाँ पर अगर C6H5COOH का दो अणु मिल करके यहाँ पर अगर बना लेता है C6H5COOH होल 2, ऐसा बनाता है अगर, तो प्रारंभ में कितना हो गया, प्रारंभ में जो तुम्हारा होगा इसका अगर A है, प्रारंभ में अगर प्रारंभिक सांद्रण अगर A है, इसका 0 है, और तो साम्य पर क्या हो जाएगा, साम्य पर सांद्रण, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 माइनस अल्फा, और तो इसका दो अणु मिल करके A का बनाता, तो A अल्फा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा A अल्फा बाय 2 हो जाएगा, 2 से 1 बन जाएगा। तो साम्य पर सांद्रण कितना हो गया, A 1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा बाय 2, तो ये तो कॉमन हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, तो A 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो I बराबर A 1 माइनस अल्फा बाय 2 बाय A। तो इससे क्या निकल जाएगा हमको, I का मान हमारा निकल चुका है, यहाँ पर I का मान है मेरा सैद्धांतिक वाला है 122 बटे 241.98, दैट्स इक्वल टू ए तो कट गया 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 122 बटे 241.98, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.992, यही आंसर है। तो ये तुम्हारा संगुणन का मात्रा हो गया, संगुणन, ये तुम्हारा हो गया अल्फा का मान हो गया। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। इसको देख लो क्या किए, पहले इसका सैद्धांतिक अनुभार तो हम लोग 122 निकाल लिए,
प्रायोगिक अनुभार जो प्रयोग के द्वारा जो दिया गया है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोलरता, उसके आधार पर निकाल लिए। तो इसमें जो तुम्हारा है उसमें जो कि प्रायोगिक जो अनुभार है उसका मान निकलेगा 241 और वेंटॉप गुणक क्या होता था तुमको, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रायोगिक अनुभार, दोनों को भाग करके क्या निकाल लिया गया, वेंटॉप गुणक का मान निकाल लिए। और वेंटॉप गुणक जब दो अणु एक में टूटते, जैसे आप कभी बता रहे थे, तो अगर प्रारंभ में इसका ए है उसका 0 रहेगा, तो ये जब टूट जाएगा ए इंटू 1 माइनस अल्फा, तो उसका आधा बनेगा, ए अल्फा टूटा तो ए अल्फा बाई 2 बनेगा। तो नेट मोल क्या हो गया, ए इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुमको 1 माइनस अल्फा बाई 2 का मान आ गया वेंटॉप गुणक के बराबर, तो अल्फा का मान वियोजन संगुणन की मात्रा ये तुम्हारा 0.992 आ गया। तो मतलब बहुत अधिक संगुणन हो जाएगा इसका बेंजीन में जाकर के एस्टिक मतलब ये था बेंजोइक अम्ल। अब तुमको एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी उदाहरण 13 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। ये भी असामान्य मोलर द्रव्यमान पर ही, असामान्य गुणधर्म पर भी है दिया हुआ। इसमें दिया हुआ अनुसंख्यक गुण में तुमको जो दिया हुआ है एस्टिक अम्ल का दिया हुआ है। तो एस्टिक अम्ल जो है तुमको जब जल में डाला जाता है तो वो वियोजित हो जाता है। एस्टिक अम्ल जब जल में डाला जाता है तो उसका वियोजन हो जाता है। तो एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वह तुमको दिया हुआ है, चलिए एनसीईआरटी उदाहरण 2.13, इसमें दिया हुआ है कि तुमको 1.06 जिसका दिया हुआ है द्रव्यमान घनत्व दिया हुआ है एस्टिक अम्ल का, और 0.6 ml आयतन दिया हुआ है। तो एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान कितना हो गया, CH3COOH का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। तो घनत्व है इसमें 0.6 ग्राम प्रति ml गुना 0.6 ml, तो 0.636 ये क्या हो गया ग्राम, ये हो गया 0.636 ग्राम। अब एस्टिक अम्ल का अनुभार CH3COOH का अनुभार क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 1 गुना 3 जोड़ 12 जोड़ 16 जोड़ 16 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 12 और 3 15 हो गया, 15 12 27, 27 और 32 59 1 60, ये 60 हो गया अनुभार। तो इसका द्रव्यमान हमको पता चल गया 0.636 और अनुभार 60 हो गया, तो मोल निकल गया। तो इसका मोललता निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर जल में इसको घोला गया, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान बराबर 1 लीटर जल का द्रव्यमान जो होता है बराबर 1 लीटर 1000 ml, और जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, तो बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो मोललता में तो 1 kg, विलायक तो तुम्हारा 1 kg हो गया, तो मोललता जो हो जाएगा तुम्हारा, मोललता m बराबर तुमको हो गया मोलों की संख्या, विलेय के एस्टिक अम्ल के मोलों की संख्या, तो एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान बटे अनुभार, और विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो गया। तो एस्टिक अम्ल का द्रव्यमान है 0.636 बटे 60 गुना 1, तो ये तुम्हारा हो गया 0.0 और 6 से कट गया 0.106 ही हो गया, 6 से गुना किए थे 0.0106, ये क्या हो गया मोललता हो गया। ये मोललता का मान हो गया, ये मोलरता भी हो गया, तो 1 लीटर बिलियन देंगे तो एक मोलरता भी हो जाएगा, सेम चीज़ होगा 0.0106, ये तुम्हारा हो गया मोललता। तो अब अगर इसका हम लोग सैद्धांतिक रूप से हम लोग डेल्टा TF का मान कैलकुलेट करेंगे जो कि दिया हुआ है तुम्हारा, तो डेल्टा TF का मान क्या जाएगा KF इंटू M। तो KF का मान तुम्हारा, ये तो जल का है शायद, तो KF इसका लिया गया 1.86 इंटू हो गया तुमको 0.0106, ये तुम्हारा क्या होगा डेल्टा TF का मान हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये कौन सा हो गया तुमको, ये सैद्धांतिक रूप से हो गया, ये जो निकाले ये कहाँ से हो गया, ये सैद्धांतिक हो गया, डेल्टा TF का मान सैद्धांतिक हो गया, ये सैद्धांतिक। और प्रायोगिक में तुमको दिया हुआ है डेल्टा TF का जो मान पॉइंट, ये इसको गुना कर देंगे अगर, अच्छा तो गुना सैद्धांतिक रूप में जो दिया, प्रायोगिक रूप में दिया हुआ है, प्रायोगिक डेल्टा TF दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0205, 0.0205
0.0 नहीं, 0.0 डेल्टा टी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.02 करके ना है शायद। हाँ 0.0205 यही सैद्धांतिक मान दिया हुआ है, ये देखो डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है। तो जहाँ तक कि वेन टॉप गुणक की बात है तो सैद्धांतिक जो प्रायोगिक मान आया अब बटे सैद्धांतिक जो मान है, दोनों क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आई का मान आ जाएगा। तो एक पहला पार्ट था वेन टॉप गुणक, देखो वेन हॉफ गुणक बराबर हो जाएगा डेल्टा टीएफ जो कि प्रायोगिक है, डेल्टा टीएफ प्रायोगिक बटे डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक। तो डेल्टा टीएफ प्रायोगिक क्या हो गया तुमको, तो प्रायोगिक जो डेल्टा टीएफ आया जो प्रश्न में दिया हुआ है 0.0205 और ये दिया हुआ है 1.86 इंटू 0.0106, तो आई का मान आ जाता है तुमको कितना आ गया, वेन टॉप गुणक का मान, आई का मान कितना है आंसर में 1.0041, ये वेन टॉप गुणक आ गया तुमको। अब इसके बाद तुमको ये भाग कर कितना आ जाएगा, अब है तुमको इसके बाद एक और पार्ट था इसमें कि इसका के का मान निकालें। तो देखो इसका जैसे के का मान कैसे निकलेगा, तो CH3COOH टूटेगा तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। तो प्रारंभ में जो दिया हुआ है, प्रारंभ में इसका मान जो दिया हुआ है, प्रारंभ में सांद्रण 0.1 मोललता आया है 0.0106 मतलब 0.0106 ये आ गया तुम्हें, और इसका तो 0 हो गया, इन दोनों का 0 साम्य पर सांद्रण, तो 0.0106 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0.0106 अल्फ़ा और ये होगा 0.0106 अल्फ़ा। तो के का मान आ गया तुम्हें, इसका जो वियोजन CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाय CH3COOH, तो ये होगा तुम्हारा के बराबर 0.0106 इंटू अल्फ़ा इंटू 0.0106 इंटू अल्फ़ा बाय 0.0106 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये तो एक कट गया तुम्हारा और अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया, और तो अल्फ़ा का मान हमने अभी नहीं निकाला था, तो अल्फ़ा का मान हम लोग निकाल सकते थे। आई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आई बराबर वेन टॉप गुणक के साथ आई अल्फ़ा का मान पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मान पुट कर देंगे। चलो, तो आई बराबर तुम्हारा जो निकला, आई बराबर क्या हो जाएगा तुमको यहाँ पर 1.0 मतलब सामने पर जो मोल की संख्या आएगी उसके आधार पर आई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई और वियोजन अल्फ़ा में संबंध, आई बराबर हो जाएगा तुमको 0.10, आई बराबर 0.0106 इंटू ये आ गया तुमको इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 0.0106 अल्फ़ा प्लस 0.0106 अल्फ़ा बटे 0.0106। तो ये तुम्हारा हो गया 0.10, कैंसिल ही हो जाएगा तुम्हें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा तुमको आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, तो आई का मान है 1.041 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान हो गया 0.041। तो अल्फ़ा का यहाँ मान रख दीजिए 0.041 यहाँ डाल दीजिए वैल्यू। तो ये तुम्हारा आ गया, उनको कटने के बाद क्या बचा यहाँ पर 0.1 बच गया है 0.0106 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 0.041 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, इसको 1 कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा के का वैल्यू कितना आ गया आंसर -5, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो
तो इसमें अल्फा कैसे निकाले, देखो तुम्हारा क्या था, बेंटॉफ गुणक और इसमें क्या संबंध होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा के बराबर हो गया। तो तुमको क्या हो गया तुम्हारा, ये बेंटॉफ गुणक बराबर आई बराबर 1 प्लस अल्फा, तो इससे क्या चीज़ का मान निकल गया, अल्फा का मान निकल गया, और ए का मान हमारे पास था ही, अल्फा का मान निकल गया, तो उससे के का मान निकल गया। तो ये तुम्हारा, तो पहले बीच में इसका मान निकाल लोगे, इसका मान, इसको लिखने से पहले आई का मान लिख लोगे, तब के वाला उतारोगे। मतलब आई का मान जहाँ निकाल लिए, उसके बाद तुमको क्या, बेंटॉफ गुणक के बाद किसका मान निकालोगे, पहले अल्फा निकाल लोगे, अल्फा निकाल लोगे, तब फिर के वाला जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो बाद में लिखना। इस एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हो सामने प्रशांत रंग तक, उसके बाद आई का मान निकाल लेना, और उसके बाद क्या कर दोगे, तब के का मान लिखोगे। तो ये जो तुम्हारा था, ये तुम्हारा उदाहरण भी समाप्त हो गया इस लेक्चर में सारा, और तुमको थ्योरी भी समाप्त हो गया। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं तुम बना सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी तुम जो भी बनाओगे, जहाँ भी दिक्कत होगा राइटस्टूडियो ऐप के माध्यम से हमसे तुमको जो है व्हाट्सएप हो या तुमको फेसबुक हो या तुमको किसी भी ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी दिक्कत होगा उसके लिए तुमको जो भी उसका जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ में, उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।